एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी विद अंजलि। और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर 5 जिसका नाम है यूनिवर्सल्स, फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। हमने 4 यूनिट खत्म कर ली हैं, ठीक है, और आई होप आपने सब रिवाइज कर लिया होगा। तो आज से हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 को। और चैप्टर 5 में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। क्या ये सिर्फ चैप्टर के लिए ही इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये हमारी डेली लाइफ यानी आने वाले जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, अब आपको जो सामने इमेज दिखाई दे रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है हेडलाइंस ऑफ मेजर न्यूज़पेपर्स ड्यूरिंग 2024 लोकसभा इलेक्शंस। लोकसभा, राज्यसभा, वैसे तो हम अपकमिंग चैप्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको बस यूनिवर्सल्स, फ्रेंचाइज पे ध्यान देना है और इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है उस पे ध्यान देना है। तो बस आज का चैप्टर है वोट देने के बारे में, और ये कैसे देना है, क्या होता है यूनिवर्सल्स, फ्रेंचाइज क्या होता है, आज हमें यही सब सीखना है, ठीक है। चलो, आई होप आपने पिछली इमेज देख ली होगी। अब हम शुरू करते हैं समझना कि एक्चुअली में जो 3 बिग क्वेश्चंस हैं जो आपकी हमेशा एनसीईआरटी में दिए रहते हैं। हमने हर चैप्टर की शुरुआत किससे करी थी? 3 बिग क्वेश्चन से करी थी। तो यहां पर पहला सवाल यह है कि आप इस चैप्टर में सीखोगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, फिर आप सीखोगे इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है, और फिर आप समझोगे कि इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम कैसे काम करता है। ओके, चलिए, तो हमारा इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, जो है इंडिया का फेथ डेमोक्रेसी में कैसे आया या फिर कैसा है। तो हम सबसे पहले एक लाइन पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनना या फिर आप भी ध्यान से पढ़ना मेरे साथ। इंडिया अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज विद एन अबंडेंट फेथ इन द कॉमन मैन एंड द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज सच एन एक्सपेरिमेंट बीन सो बोल्डली अंडरटेकन। ये कहा था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने नवंबर 1949 में। कहां पर? संविधान सभा में, इंग्लिश में कहे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इंडिया ने एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो कॉन्सेप्ट था, जो प्रिंसिपल था, उसको अडॉप्ट किया बहुत बहुत फेथ के साथ, बहुत बहुत भरोसे के साथ। पर किस पे किया ये भरोसा? ये भरोसा किया गया एक आम आदमी पे या फिर एक आम महिला पे, कॉमन मैन पे या फिर कॉमन विमेन पे, ताकि डेमोक्रेटिक रूल सबके लिए ये देश है, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सरकार बदलती रहनी चाहिए, इस चीज को हम सक्सेसफुली कर पाए। और हिस्ट्री में पहले भी कभी दुनिया में किसी ने इतना बड़ा, इतना बोल्ड स्टेप लेते हुए किसी देश में कहीं नहीं देखा था। अब बहुत सरल भाषा में समझना, इंडिया ने अपने लोगों पे भरोसा किया, हर एडल्ट सिटीजन में। किस पे किया? हर एडल्ट सिटीजन में, या तो वो 18 का होगा या 18 प्लस होगा, टू टेक पार्ट इन चूजिंग देयर लीडर्स। अपने लीडर्स को चुनने का हक दिया। और ये बहुत ज्यादा बोल्ड और बहुत ज्यादा नया आइडिया था इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि इसके पहले बहुत सारी कंट्रीज ने सिर्फ रिच, या तो बहुत अमीर हो या तो बहुत पढ़ा लिखा हो, सिर्फ वो वोट दे सकते थे, ऐसा रूल बनाया था। अब की आइडिया क्या निकले यहां से कि इंडिया ने ये समझा कि देखो, हर व्यक्ति की वॉइस मैटर करती है, सिर्फ कुछ लोगों की वॉइस मैटर नहीं करती। और यही बिलीफ, यही जो भरोसा था, वो आगे चल के इंडियन डेमोक्रेसी का फाउंडेशन बना। ओके, चलिए, तो कुछ क्वेश्चन है समझने के लिए। Why was adopting adult franchise called a bold experiment? आपने एडल्ट फ्रेंचाइज को सुना, पर इसको आपने बोल्ड एक्सपेरिमेंट क्यों कहा? क्योंकि इसी ने सबको राइट दिए थे वोट देने के। सारे एडल्ट्स को राइट देने वाला वोट किसने दिया था? एडल्ट फ्रेंचाइज ने दिया था, रिगार्डलेस उनकी क्या शिक्षा है, रिगार्डलेस उनके पास क्या पैसा है, रिगार्डलेस उनका क्या सोशल स्टेटस है, समथिंग। कोई और बड़ी कंट्री ने सबसे पहले ये कोई डिसीजन आज तक नहीं लिया था। या तो वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए या फिर बहुत पैसे वाला होना चाहिए, सिर्फ ऐसे ही लोग डिसाइड कर सकते थे अपनी देश की सरकार को। पर इंडिया ने ये बड़ा कदम उठाया। अब चलते हैं, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हमारे चैप्टर का ही नाम है, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? इसका मतलब होता है हर एडल्ट सिटीजन को वोट देने का बिल्कुल समाधिकार है, सबको सेम अधिकार है। ओके, हैज वन इक्वल वोट। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? सब लोग जिसमें इंक्लूड हो जाए।
एडल्ट मतलब क्या होता है, अगर आपकी 18 एज है या फिर उससे ज्यादा एज है तो आप क्या हो जाओगे, एडल्ट हो जाओगे। एंड फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या हो गया, जो 18 साल का है, 18 साल से ज्यादा का है, उन सबको क्या है, वोट देने का अधिकार है। अब इंडिया की बात करते हैं। हर सिटीजन इंडिया में 18 साल का या फिर 18 साल से बड़ा वोट दे सकता है। किसी को भी आप उसकी कास्ट के बेसिस पे, उसकी रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे और रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। सबको इक्वली वोट देने का अधिकार है और उन वोट को हम बराबर वैल्यू भी देंगे। और ये सब कहां मेंशन है, आपको कैसे पता मैम कि ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 326 में मेंशन है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। कहां मेंशन है, आर्टिकल नंबर 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा की आइडिया क्या है, 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट विच इज इक्वल टू 1 वैल्यू। ओके, चलिए अब पहला सवाल बनता है कि व्हाट डज यूनिवर्सल इन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मीन। आपने बोला यूनिवर्सल फ्रेंचाइज कुछ होता है, पर इसमें यूनिवर्सल क्या होता है, इसका मतलब होता है एवरीवन, सबके पास वोट देने का अधिकार है। किसी भी बेसिस पे हम किसी को बाहर नहीं करेंगे, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका स्टेटस क्या है, बस कंडीशन एक है कि वो एडल्ट होना चाहिए। ओके, चलिए अब वोटिंग एज क्या शुरू से ही इतना था कि शुरू से ही 18 वाले वोट दे सकते थे, नहीं। वोटिंग एज में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो चेंज हुए थे। जैसे कि सबसे पहले आपकी वोट देने की एज 21 ईयर्स कंसीडर करी जाती थी, उसके बाद आज के टाइम पे वो 18 साल हुई है। लेकिन ये चेंज कब आया, ये चेंज आया था 1988 में। कब आया था, 1988 में। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। क्या वोटिंग एज को कम करना अच्छा मूव था, क्या ये सही था? हाँ, ये सही था, क्योंकि हम 18 के टाइम पे इतने समझदार तो हो जाते हैं कि अपनी सरकार को चुन सकते हैं। तो यंग पीपल आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। ये यूथ को आवाज देता है इंडिया का फ्यूचर शेप करने में। अब बारी आती है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इन एक्शन। इलेक्शंस इन इंडिया आर बेस्ड ऑन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। इंडिया के सारे इलेक्शंस यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के ऊपर डिपेंड रहते हैं। लोकसभा में नेशनल लेवल पर इलेक्शन किया जाता है, फिर स्टेट असेंबलीज के लिए भी होते हैं और लोकल गवर्नमेंट्स में विलेजेस या फिर सिटीज में होते हैं। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अब एक फन फैक्ट है आपके लिए, इन 2024 जनरल इलेक्शन, 2024 में जनरल इलेक्शन हुए थे, वहां पर अराउंड 980 मिलियन वोटर्स एलिजिबल थे टू वोट इन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये फन फैक्ट है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, अगर आपको वोट करने का आगे मौका मिलेगा, अभी तो नहीं मिलेगा, तो आपको आप एज अ वोटर रजिस्टर करवाना है अपने एरिया में। आप किसी और के बिहाफ पे कभी वोट नहीं कर सकते, ये चीटिंग है, ठीक है, आपको सजा हो सकती है। और अगर सीरियस क्राइम में आप गिल्टी पाए गए तो आपको टेम्पररी वोटिंग राइट को आपसे हक छीन लिया जाएगा, आप कुछ समय के लिए वोट नहीं दे पाओगे। फाइन, चलिए वोटिंग आपने सुना होगा ना, अगर क्लास के मॉनिटर को भी चुना जाता है तो वोट किया जाता है, स्कूल हेड को चुना जाता है तो वोट किया जाता है। जनरली हम बहुत वोट करते हैं, है ना। तो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहा जाता है मैम इसको, ऐसा क्या है कि इसको त्योहार का नाम दे दिया? वोटिंग तो जस्ट वोटिंग होती है? नहीं, ये सिर्फ वोटिंग नहीं होती है, ये हमारे डेमोक्रेसी का बिगेस्ट सेलिब्रेशन है। हर कुछ सालों में करोड़ों लोग एक साथ आते हैं इंडिया का फ्यूचर बनाने, पीसफुली, और बहुत गर्व के साथ आते हैं कि देखो आज हम अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं। तो त्योहार से कम तो नहीं है। क्वेश्चन, तो आपसे कोई पूछता है ना अगर कि चलो बताओ भाई, तुम पढ़ के आओ ना यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, तुम पढ़कर आए हो ना कि ये वोटिंग होता है, इसको सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोगों की ताकत को दिखाता है, लोगों की आवाज को बताता है, लोगों की पावर को बताता है कि देखो हम अपने लीडर्स को फ्रीली चूज कर सकते हैं, हमें हक है वोट देने का, हम चूज करते हैं कि हमारा नेता कैसा होगा। ठीक है, चलिए अब इंडिया के डेमोक्रेसी के स्केल की बात करते हैं। क्या आपको पता था इंडिया में 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसमें से 1.3 मिलियन तो महिलाएं हैं और ये
2,50,000 प्लस लोकल बॉडीज में फैले हुए हैं और इन सबको चुना गया है वोटिंग के द्वारा। यानी कि वोटिंग के द्वारा सिर्फ 3 मिलियन, सिर्फ तो नहीं कहना चाहिए, बहुत सारे 3 मिलियन चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसमें से 1.3 मिलियन आज हैं जो कि 2,50,000 प्लस लोकल बॉडीज में आज वोटिंग के थ्रू इलेक्टेड है। पर ये इतना अमेजिंग क्यों है मैम? क्योंकि इंडिया दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और ये सारे इलेक्शंस पीसफुली हुए हैं बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्शन सिस्टम। ठीक है, चलिए अभी कहानी आती है इंडिपेंडेंस के पहले वाली और इंडिपेंडेंस के बाद वाली। 1947 के पहले सिर्फ 13% इंडियंस वोट दे सकते थे। वोटिंग यूनिवर्सल नहीं थी। अब तो हमको पता है यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, यानी कि सब लोग इंक्लूड नहीं थे, लेकिन रिच लोग इंक्लूड थे, एजुकेटेड इंक्लूड थे, प्रॉपर्टी ओनर्स के पास ये राइट था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हर एडल्ट इंडियन को वोट देने का अधिकार है, कोई भी बैरियर नहीं है और ये ट्रू इक्वालिटी के लिए पहला सबसे बड़ा स्टेप था। इंडिया एंड वीमेन्स राइट टू वोट। इंडिया में महिलाओं के लिए वोट देने का क्या अधिकार है, ये इंडिया के लिए बहुत बहुत प्राउड मोमेंट वाली बात है। इंडिया ने वीमेन को इक्वल वोटिंग राइट्स दिए थे शुरुआत से, कभी भेदभाव नहीं किया, 1947 से ही दिया था। अगर हम पूरी दुनिया में कंपैरिजन करें तो स्विट्जरलैंड ने वीमेन को वोटिंग राइट 1971 में दिया, काफी लेट दिया। बहुत सारी कंट्रीज में वीमेन आज भी लड़ रही हैं, बहुत लंबे टाइम से लड़ रही हैं, बहुत मुश्किल हालातों से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इंडिया में ये नेचुरली ग्रांट कर दिया गया था बिकॉज हमारे प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एंड एंशिएंट डेमोक्रेटिक वैल्यूज के द्वारा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैम आप एक बात बताओ, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इतना मैटर क्यों करता है? क्यों हमको ये अलग से पढ़ना पड़ रहा है? ठीक है, देखो सोचो ये क्यों जरूरी है। ये इंश्योर करता है इक्वालिटी, सबकी आवाज उनके लिए मैटर करती है। ऐसा नहीं है कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिटीजन्स को पावर देता है अपने लीडर्स को चूज करने में, ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बनाता है। जनता चुनेगी तो कुछ सोच समझ के ही चुनेगी और ये पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है। सबको नॉलेज होगा, सब समझेंगे, सब पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। अगर सब कुछ समझेंगे अच्छे से, कोई उनको गुमराह ना करे, कोई उनको फंसाए ना, तो वो बिल्कुल जाके सही सरकार चुनने में पूरा अपना योगदान देंगे और ये यूनिटी को और फेयरनेस को एनकरेज करता है। तो जल्दी से एक क्विक रिकैप क्विज हो जाती है। व्हाट डज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन? हर एडल्ट के पास 1 इक्वल वोट होता है। व्हाट इज द करंट मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया? 18 ईयर्स। नेम वन एडवांटेज ऑफ गिविंग द राइट टू वोट टू ऑल एडल्ट्स। क्या एडवांटेज है? इंश्योर करता है इक्वालिटी। हाउ मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर इन इंडिया? 3.1 मिलियन। Why was India's decision to adopt universal franchise a bold step? क्यों कहा हमने इसको बोल्ड स्टेप? क्योंकि और किसी कंट्री ने कभी भी अपने देशवासियों के ऊपर इतना भरोसा नहीं किया जितना इंडिया ने किया। ओके, चलिए। Bridging barriers, ensuring universal participation. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्यों मैटर करता है? अच्छा, अगर ये सवाल आता है ना कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्यों मैटर करता है, आपके पास पूरा का पूरा ये आंसर पड़ा हुआ है, आप इसको कॉपी पेस्ट करके भी डाल दोगे, यू विल गेट गुड नंबर्स। ठीक है, तो पावर मिलती है एक फ्यूचर को डिसाइड करने की। लोग अपने लीडर्स को चुनते हैं, सब इनके लिए बराबर होते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, वेल्थ के बेसिस पे। सबकी आवाज मैटर करती है, हर वोट का इक्वल वैल्यू होता है। ऐसा नहीं है कि आपने वोट दिया तो व्यर्थ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमेशा जो वोट दे रहे हैं, जो इलेक्टोरेट होते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सिविक एंगेजमेंट को फॉस्टर करने का मतलब है अगर पीपल पार्टिसिपेट करेंगी, सब लोग पार्टिसिपेट होंगे, तो कम से कम उससे लोकल प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी। मिलेंगे, डिस्कस करेंगे कौन सी सरकार सही है, कौन सा लीडर सही है, एंड देन दे विल डिसाइड whom टू वोट, किसको वोट करना सही है। ठीक है, अब सवाल आता है व्हाई शुड एवरीवन बी अलाउड टू वोट? क्यों हम सबको अलाउ कर रहे हैं? ठीक तो था पहले, देखो इससे इक्वालिटी आती है, बार बार यही लाइन रिपीट करी जा रही, इससे इंश्योर होता है कि इक्वालिटी होना चाहिए और सिटीजन को पावर मिलता है कि वो नेशन के फ्यूचर को बना सके, शेप कर सके। ओके, चलिए
अब इंडियन इलेक्शंस के कुछ स्केल एंड डाइवर्सिटी आप समझो। इंडिया के जो वोटर्स हैं वो यूके की पॉपुलेशन से भी 15 गुना ज्यादा है। मतलब कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है जो कि वोट कर रही है कंपैरिजन टू अदर नेशंस। इंडिया का जो एरिया है वो फ्रांस के एरिया से 6 गुना ज्यादा है। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि हम जो इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं वो इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए करनी है, और वो भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वो तो हम मानते हैं, पर डाइवर्स पॉपुलेशन है। साउथ अलग, नॉर्थ ईस्ट अलग, नॉर्थ अलग, वेस्ट अलग, मिडिल सेंट्रल अलग हो गया। तो वहां पे हर तरीके के लोग रहते हैं। वो डाइवर्स पॉपुलेशन के हिसाब से आपको लेके चलना है। तो इसके लिए एक सोल्यूशन निकाला कि देखो, अगर एक ही बारी में आपको इलेक्शन करवाने हैं तो हम एक कमीशन खड़ा करेंगे, जिस कमीशन का नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो ये चीज पूरी करेगा कि इलेक्शंस फ्री होंगे, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा वोट देने का, फेयर होंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और हर जगह इलेक्शंस होंगे। कोई सा भी छोटा से छोटा गांव हो, बड़ा सा बड़ा शहर हो, छोटा विलेज हो, बड़ा सिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरीबडी कैन वोट। ओके, अब एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं कि 2024 में हुआ क्या था। मान लो कोई जगह है जहां पर कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है, लेकिन स्टिल वोटिंग के टाइम पे ऑफिशियल्स जो रहते हैं, ऑफिसर्स जो रहते हैं, वो रिमोट एरियाज तक में गए थे जहां पर बहुत रेयरली कोई गाड़ी वाड़ी भी जाती है। होम वोटिंग थी, मतलब घर पे बैठे बैठे आप वोट देख सकते हो, जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं या फिर जो डिसेबल हैं। स्पेसिफिक वोटर्स के लिए पोस्टल वोटिंग थी, आप पोस्टल वोटिंग भी कर सकते हो। एंड ब्रेल इनेबल्ड वोटर कार्ड्स, ब्रेल मतलब ब्रेल लिपि आपको पता है ना, जो ब्लाइंडली जिनको इशू होते, जो ब्लाइंड रहते हैं, उनके लिए व्हील चेयर की आपको उपलब्धता कराई गई, रैम्स थे वहां पे, और ऐप बेस्ड असिस्टेंस प्रोवाइड कराया गया था। ओके, चलिए, लेकिन वोटिंग पार्टिसिपेशन में चैलेंज क्या था? 2024 इलेक्शन की बात करी जाए तो 34% जो वोटर्स जिनके वोट्स एक्चुअली मैटर कर रहे थे, उन्होंने वोट नहीं किया। एंड ये बहुत बड़ा परसेंट होता है। सोचो, आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें से 34 ने वोट ही नहीं किया, कितना ज्यादा अमाउंट है। तो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? कि हो सकता है उनका जो पोलिंग स्टेशन है जहां पर उनको वोट करने जाना हो वो दूर हो, या फिर वो किसी वजह से दूसरे शहर में फंस गए हो। फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लैक ऑफ अवेयरनेस और इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना, सरकार ये मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा, ये भी हो सकता है। कुछ लोग होते भी हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हिस्टोरिकल इंसाइट की, हिस्टोरिकल इंसाइट से यहां पर मतलब है कि क्या वोटिंग सिस्टम का या फिर क्या डेमोक्रेसी का किसी बहुत पुराने इतिहास में, हिस्ट्री में कोई इंस्क्रिप्शन है या फिर कहीं पर ये मेंशन था? तो हाँ, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन 10th सेंचुरी की बात करी जा रही है। यहां पर अगर आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना था तो उसके लिए ट्रांसपेरेंट मेथड थी, कुछ आपसे कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा, सब कुछ आपके सामने है। जो जीतेगा वही वहां का किंग बनेगा या फिर लीडर बनेगा। और जो कैंडिडेट्स के नाम होते थे, वो जो पाम के पत्ते होते हैं, पाम लीफ के फ्रेगमेंट्स में, उनको पॉट में सील कर दिया जाता था। आपने लिखा, मटका लिया, उसमें सील कर दिया, और सिलेक्टेड रैंडमली बाय अ बॉय। फिर उनको एक कोई व्यक्ति आता था, लड़का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पब्लिकली अनाउंस करता था, पहला वोट इनको जाता है। ऑफ कोर्स वो दूसरा कुछ वर्ड इस्तेमाल करते होंगे, बट वो इस तरीके से पब्लिकली अनाउंस करते थे। तो बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन इस चीज का सबसे बड़ा प्रूफ है कि एंशियंट टाइम से डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस चलते हुए आ रही हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी क्लास पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लास रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन होना है आपकी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सिनेरियो क्या है? सिनेरियो है कि हमारे स्कूल का नाम है सूर्योदय स्कूल, हम है ग्रेड 8th में, वो तो ऑब्वियस सी बात है, इसलिए हम पढ़ने आए हैं मैम। कैंडिडेट्स का नाम है अहमद गुरमत रवि। क्या क्या नाम है? अहमद गुरमत रवि। और इनका रोल ये है कि इनको क्लास रिप्रेजेंट करना है, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना है, और टीचर्स के साथ पूरी चीजों को एकदम प्लान करना है। अब कैंपेन मेथड्स, कैंपेन मतलब खुद को प्रमोट कैसे करोगे। तो अहमद ने डिसाइड किया वो पोस्टर्स लगाएगा।
वो पोस्टर्स के थ्रू खुद को प्रमोट करेगा। गुरमत ने बोला कि मैं तो नोटिस बोर्ड के थ्रू करूंगी और टॉक्स के थ्रू करूंगी। एंड रवि ने बोला कि मैं तो म्यूजिक परफॉर्मेंस दूंगा, सबको एंटरटेन करके अपना कैंपेन चलाऊंगा, फिर खुद को प्रमोट करूंगा। तो ऐसे ही सेम वोटिंग प्रोसेस की बात करी जाती है, तो जनरली सब लोग अपने अपने तरीके से प्रमोट करते हैं। आप वोटिंग प्रोसेस देखो यहाँ पे, सीक्रेट बैलो, ईच स्टूडेंट मार्क्स एक्स ऑन कैंडिडेट। ये बहुत सीक्रेटली होता है, किसी को पता नहीं चलता है, सब अपना अपना काम करते हैं, कैंडिडेट के आगे आपने एक्स लगा दिया। एक होता है ब्रेल बैलोट, प्रोवाइडेड फॉर नेहा। ठीक है, नेहा ब्लाइंड थी तो उसको नहीं समझ में आया, तो उसके लिए क्या किया, ब्रेल का इस्तेमाल किया गया और फिर वोट्स को पब्लिकली काउंट किया गया। तो रिजल्ट क्या निकला कि गुरमत ने 12 वोट से जीत लिया, अहमद के 8 वोट थे, रवि के 10 वोट थे। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि सीक्रेट बैलो अगर रहेगा, सीक्रेट तो वहां पे फेयरनेस रहेगी, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, है ना, किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन किसको वोट दे रहा है, आप अपने हिसाब से दो। गुरमत को कितने वोट मिले वो अच्छी बात है, पर किसने दिया वो उसको कभी पता नहीं चलेगा। सबके चॉइस मैटर होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर कंटिन्यू रहती है इलेक्शन के बाद। यानी कि आप किसको वोट दे रहे हो वो आपका निजी मामला है, आपको पता होना चाहिए, कोई भी कभी पता नहीं लगा सकता कि आपने किसको वोट दिया था। नोटा, ये टर्म आपने सुना होगा, नोटा। नोटा का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नन ऑफ द अबव। यानी कि अगर आपको कोई भी कैंडिडेट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप हटा दो, हटा दो, मतलब देना ही नहीं, आप नोटा को वोट दे दो। ये एक ऐसा ऑप्शन रहता है जिससे ये पता चलता है कि आपने सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लग रहा है इनमें से कोई लीडर लायक नहीं, आप उनको हटा सकते हो, इससे रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आता, बट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आप भेजते हो कि देखो हम अभी भी बहुत अच्छे लीडर की उम्मीद कर रहे हैं, हमें ये लीडर नहीं जम रहा है, ये क्वाइट है लेकिन बहुत पावरफुल टूल है डेमोक्रेसी में। तो आपने क्या सीखा कि पार्टिसिपेशन मैटर करता है। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का मतलब होता है सारे एडल्ट्स इक्वली वोट करेंगे। इलेक्शन हमारे डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। एक्सेसिबिलिटी मेजर्स का मतलब होता है इंश्योर करो कि कोई भी सिटीजन पीछे ना छूट पाए। वोटिंग का मतलब है पावर प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड सीक्रेट बैलॉट का एंड नोटा का मतलब है ये ट्रांसपेरेंसी है और मेरी चॉइस है। अगर मुझे कोई लीडर पसंद नहीं है तो मैं नोटा पे भी अपना अंगूठा लगा सकता हूं। नन ऑफ द अबव इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपके सामने कुछ इमेजेस हैं, ठीक है, जिन लोगों ने वोट दिए थे ये उनकी इमेजेस हैं। आई होप आप भी कुछ सालों में आप वोट दोगे और इन चीजों को बहुत अच्छे से समझोगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, उस कमीशन के बारे में बात करते हैं जिस कमीशन ने ये ठाना था कि हम पूरे भारत में अच्छे से फेयरली वोट करवाएंगे। ओके, सो हम चलते हैं ईसीआई के पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन है। ये एस्टैब्लिश हुई थी 1950 में, आप इमेजिन कर सकते हो कितनी पुरानी है, और ये इंश्योर करती है कि हम पूरे भारत में फ्री में इलेक्शन करवाएंगे और फेयर इलेक्शंस करवाएंगे, कोई भेदभाव कहीं नहीं होगा, कोई किसी से पैसे नहीं लेगा। इलेक्शंस जो ईसीआई मैनेज करती है। अब सवाल यह है कि क्या ये दुनिया के सारे इलेक्शंस करवाएगी, क्या हमारे भारत के सारे इलेक्शंस करवाएगी? नहीं, कुछ इलेक्शंस ये करवाती है, जैसे कि लोकसभा, नेशनल पार्लियामेंट। लोकसभा के बारे में आप चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। राज्यसभा जिसे कहते हैं अपर हाउस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस करवाती है, एंड प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करवाती है। और हमेशा याद रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पहला जनरल इलेक्शन 1951 और 52 में हुआ था। अब ईसीआई का स्ट्रक्चर कैसा है? ईसीआई आपको 3 लेवल पे मिलेगा। पहला होता है नेशनल लेवल। नेशनल लेवल में जिसका हेड होता है वो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके साथ रहते हैं नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर टॉप पे, उसके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर। आप चीफ लगाना मत भूलना, जो टॉप पे रहता है। फिर आता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज लेवल, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर क्या करता है? आपके इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। एंड इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर क्या करता है? वोटर लिस्ट को मैनेज करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे, हम करेंगे सॉल्व, ठीक है ना, आगे हम इसको भी सॉल्व करेंगे। अब ईसीआई के काम क्या होते हैं मैम, आप पहले हमें ये बता दो। ईसीआई बहुत इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से सवाल बनेगा। इलेक्शन डेट को कौन सेट करता है? ईसीआई सेट करती है।
कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आपको क्या नियम कायदे पूरे पालन करने हैं, वो कौन डिसाइड करता है, इन्फोर्स कौन करता है कि देखो ये चीज होनी चाहिए या फिर ये चीज नहीं होनी चाहिए, वो करता है ईसीआई। पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। और जितना भी पूरी व्यवस्था चलती है पूरे भारत में या किसी राज्य में, वो कौन देखता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है। तो अब तुमको समझ में आ रहा है कि ईसीआई क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक सवाल और यहां पर देखा गया है कि तुम्हें क्यों लगता है कि ईसीआई को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी आप फ्री फेयर और अनबायस्ड इलेक्शन कर पाओगे। अगर ईसीआई मान लो किसी पर डिपेंड होगी तो हो सकता है वो भी बायस्ड हो जाए और किसी को बार बार जिताने की कोशिश करो, फिर वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। ठीक है, चलो अब ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखो इलेक्शन डेट को सेट करना, ये हमारी बुक की इमेज है। पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करना और इलेक्टोरल प्रोसेस को पूरा अच्छे से चेक करना। ठीक है, चलो अब इसको अच्छे से रट लेना, बहुत अच्छे से याद कर लेना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल लेवल पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, फिर यहाँ पर स्टेट और यूटी लेवल पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर जो कि इलेक्शंस को कंडक्ट करता है, और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओ जो कि वोटर लिस्ट को मैनेज करता है। इसको बार बार हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब इलेक्शंस इन इंडिया का स्केल क्या है, ये हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, बट अभी और अच्छे से डिटेल में देखते हैं। जैसे कि मैं बात करूं 2024 के लोकसभा इलेक्शंस का, तो 980 मिलियन वोटर्स थे, 980 मिलियन वोटर्स थे। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी थी, 543 पूरे इंडिया में। पोलिंग स्टेशंस कितने बनाए गए थे, 1+ मिलियन बनाए गए थे। और एससी के लिए 84 सीट्स रिजर्व थी, एसटी के लिए 47 सीट्स रिजर्व थी। किसने हेल्प किया, टीचर्स ने हेल्प किया, स्कूल्स में वोट होते हैं, ऑफिशियल्स ने हेल्प किया और वॉलंटियर्स ने हेल्प किया। तो आपको ये फैक्ट याद होने चाहिए। 980 मिलियन वोटर्स थे, 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी एंड ओवर 1 मिलियन पोलिंग स्टेशंस थे, जिसमें से 412 जनरल सीट्स थी, 84 एससी की सीट्स थी एंड 47 एसटी की सीट्स थी। ठीक है, चलिए अब वोटिंग प्रोसेस की बात करते हैं। देखो वोटिंग प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप वोटिंग कैसे होती है। पोलिंग ऑफिसर जो रहते हैं वो वोटर का नाम और आईडी चेक करते हैं। ओके, फिर आपकी जो फिंगर रहती है उस पे इंक लगाते हैं। ठीक है, फिर आपको चिट देते हैं और सिग्नेचर लेते हैं। ये आप अभी सीख लो, आगे काम आएगा। ओके, तो ये स्टेप याद रहेगी तो आगे ना ऐसा लगेगा कि ठीक है हम फर्स्ट टाइम वोट नहीं कर रहे हैं, हमें तो पता है क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो पोलिंग ऑफिसर क्या करेगा, सबसे पहले आपका वोटर नेम और आईडी चेक करेगा, आपके फिंगर को इंक करेगा, चिट देगा, सिग्नेचर लेगा, फिर आप वोट करोगे ईवीएम का इस्तेमाल करके। आपको पीप सी आवाज आएगी, पीप सी आवाज आएगी, फिर आप वीवीपैट स्लिप को वहां से निकाल लोगे। अच्छा हाँ, हमेशा याद रखना वहां पर नोटा ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो फन फैक्ट हमारे लिए क्या है, फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया कौन था, ये हमेशा याद रखना, श्याम शरण नेगी जी, जिन्होंने 100 की उम्र में वोट किया था 2017 में। फर्स्ट वोटर कौन था, श्याम शरण नेगी जी। आपको ये जो राइट में इमेज दिख रही है उन्हीं की है। श्याम शरण नेगी, a school teacher in Himachal Pradesh, was the first voter in India's general elections of 1951. Here in 2017 he cast his vote at the age of 100. पहले भी थे और 100 की उम्र में भी उन्होंने 2017 में वोट किया था। आपको लेफ्ट साइड में जो इमेज दिख रही है वो है प्रोसेस ऑफ वोटिंग फॉर द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। सबसे पहले यहाँ पर पोलिंग ऑफिसर है जो आपके वोटर लिस्ट और आईडी प्रूफ को चेक कर रहा है। सेकंड, यहाँ पे पोलिंग ऑफिसर आपके फिंगर को इंक कर रहा है, आपको चिट दे रहा है और आपके सिग्नेचर ले रहा है। थर्ड, पोलिंग ऑफिसर में आपकी चिट ली जाती है, आपके फिंगर को चेक किया जाता है। नोटा क्या होता है, नन ऑफ द अबव ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल रहता है। और फोर्थ में आप बटन को प्रेस करते हो वोट देने के लिए, किसमें, ईवीएम में। ईवीएम का फुल फॉर्म याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आपको एक बीप की आवाज आएगी और आप फिर क्या करोगे, वीवीपैट स्लिप को चेक कर लोगे। अब मैम ये आपने बार बार 2 वर्ड बोले, ईवीएम और वीवीपैट, ये क्या होता है, ये इंडिया की टेक्नोलॉजी है फेयर वोटिंग की, ताकि भेदभाव ना हो। तो ईवीएम का फुल फॉर्म आप याद रखोगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये वोटर्स को अलाउ करता है ताकि आप वोट्स को इलेक्ट्रॉनिकली कास्ट कर पाओ। सिंपल होता है,
फास्ट होता है, सिक्योर होता है। वीवीपैट क्या होता है? वीवीपैट का फुल फॉर्म याद रखोगे, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। क्या थोड़ा बड़ा होता है, रिवाइज करना, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये प्रोड्यूस करता है फिजिकल स्लिप जो कि आपका वोट दिखा रहा होता है, और ये वेरिफिकेशन को अलाउ करता है एंड सर्वर्स एज अ बैकअप फॉर रिकाउंट्स इन केस ऑफ एरर्स। ठीक है, तो वीवीपैट का फुल फॉर्म आप याद रखोगे, और क्या याद रखोगे कि ये फिजिकल स्लिप आपको प्रोवाइड कराता है। ओके, चलिए अब ग्लोबल इंपैक्ट क्या है? ये सब करने से ग्लोबल दुनिया में क्या इंपैक्ट पड़ा? जैसे कि कुछ कंट्रीज हैं, नामीबिया, भूटान, अब ये भी इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, ये भी सिस्टम को यूज करते हैं विद सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया उनको सपोर्ट करता है कि देखो आप भी इसका इस्तेमाल करो तो आप क्या कर पाओगे, आप भी फेयर इलेक्शन कर पाओगे। बाकी कंट्रीज ने स्टडी किया, अडॉप्ट किया इस टेक्नोलॉजी को। आफ्टर ट्रेनिंग बाय ईसीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाकी दूसरे देश दराजों में जाके भी ट्रेनिंग दी और कहा कि देखो इसका इस्तेमाल करो, फेयर इलेक्शन के लिए ये बेस्ट है। सवाल ये है कि वीवीपैट इंपॉर्टेंट क्यों होता है इलेक्शंस में? क्यों हम वीवीपैट को लेकर आए? क्यों हम बच्चों से आप फुल फॉर्म याद करवा रहे हो? क्योंकि ये इंश्योर करता है कि वोट्स को करेक्टली रिकॉर्ड किया जाए एंड प्रोवाइड किया जाए बैकअप फॉर वेरिफिकेशन अगर कुछ दिक्कत होती है तो। ठीक है, चलिए अब एक टर्म आपने सुना होगा, मैंने आपसे कहा था कि ईसीआई का काम होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसका पर्पस ये रहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकें। ठीक है, अब की रूल समझना, गवर्नमेंट कभी भी न्यू स्कीम इलेक्शन के टाइम पे अनाउंस नहीं कर सकती। ये रूल होता है। अब इलेक्शन के पहले आपको जितना करना है कर लो, इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट कभी भी कोई न्यू स्कीम नहीं ला सकती ताकि जनता को अपने झांसे में ले सके। कैंडिडेट्स को बहुत पीसफुली काम करना है, बहुत फेयरली काम करना है, और वोटर्स को ब्राइब नहीं देना है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुमको 1000 रुपए दूंगा, 5000 रुपए दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये सब मना है। अब हिस्ट्री की बात करते हैं। अडॉप्टेड वॉलंटरली इन केरला 1960। किसकी बात करी जा रही है? कोड ऑफ कंडक्ट की। ये कब वॉलंटरली अडॉप्ट किया गया था? केरला में 1960 में, और फिर पूरे नेशन में इसको 1991 में अप्लाई किया था। सबसे पहला स्टेट केरल था जहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आया था। इसके बाद पूरे इंडिया में 1991 में आया था। आप ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब एक महान चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जिनका नाम है टीएन सेशन। ओके, कब की बात करी जा रही है? 1990 की। इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कैंपेन रूल्स निकाले थे। वोटर आईडी के माध्यम से ही आप वोटिंग करोगे। कोई भी आके किसी को भी वोट देके जाएगा वो अच्छी बात है, लेकिन किसी और की जगह देकर जाएगा वो बहुत गलत है। प्रॉक्सी वोटिंग नहीं होनी चाहिए, और कैंडिडेट की स्पेंडिंग पे बहुत अच्छे से नजर रखनी है कि ऐसा तो नहीं है कि वो ब्राइब दे रहा है लोगों को, जाके वो फालतू का पैसा बांट रहा है, अपनी जो रैली है उसकी जगह वो लोगों पे खर्चा कर रहा है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुमको इतने इतने रुपए दूंगा। तो ये भी नहीं होना चाहिए। इससे क्या हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएन सेशन, इंडिया के इलेक्शंस फेयर होते गए, ट्रांसपेरेंट होते गए और फियरलेस होते गए। यहां पर आप सामने देख सकते हैं, हियर आर अ फ्यू टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स जो ईसीआई हैंडल करती है। अगर कोई कैंडिडेट साड़ी और हाउस होल्ड जो अप्लायंसेस होते हैं वो वीमेन वोटर्स को दे रहा है, बहुत गलत है। ये अलाउड नहीं रहता है इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे। अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है किसी दूसरी पार्टी के लिए, ये भी अलाउ नहीं किया जाता है। ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफिसर से वो जाके कैंपेन करने लगे, ये भी अलाउ नहीं रहता है। बंडल्स ऑफ 500 रुपीज नोट्स फाउंड इन द कार ऑफ अ कैंडिडेट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। अब कैंडिडेट अपने कार में इतनी बड़ी बड़ी गड्डियां भर के लेके जा रहा है ताकि वो जाके कहीं दूर दराज बांटेगा, तो बेचारे जो गरीब लोग हैं या फिर जिनको नॉलेज नहीं है वो उनको बोलेंगे ठीक है भैया हम आपको वोट दे देंगे, आपने हमको पैसे दिए हैं। तो ये भी ईसीआई बिल्कुल हैंडल नहीं करता है। हैंडल मतलब उसको झेलता नहीं है, उनको बिल्कुल पनिश किया जाता है। तो इलेक्शंस अब समझ में आ रहा है, इलेक्शंस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है। आप एक सरकार चुन रहे हो और सरकार चुनना आपकी पावर है, अपने देश को आगे बढ़ाना आपकी पावर है। तो जब भी आपके पास ये पावर आएगी आप उसका सही इस्तेमाल करोगे।
सिटीजन्स रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं फ्रीली, फेयरली, रिस्पॉन्सिबली। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या इंक्लूड करता है? लोकसभा नेशनल लेवल पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज स्टेट लेवल पे, एंड लोकल बॉडीज विलेज एंड सिटी लेवल पे। तो क्वेश्चन क्या है कि इलेक्शंस को हम फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी क्यों बोलते हैं? तो अब तो समझ में आ गया है, क्योंकि हर कोई पार्टिसिपेट करता है लीडर को चुनने में और कंट्री के फ्यूचर को एक शेप देने में, महान बनाने में। अब बात करते हैं हम लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के लिए। एक्चुअली वोट इनके लिए ही किए जाते हैं और ये हम चैप्टर 6 में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। लोकसभा में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिसमें आप रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हो, और जब वो इलेक्ट हो जाते हैं तो उनको हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शॉर्ट में कहते हैं एमपीज। और वहीं स्टेट असेंबली में जब वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं तो उनको हम कहते हैं एमएलए, जिसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब देखो, जो इलेक्टोरल सिस्टम होता है उसमें जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं वो होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। क्या बोला मैंने? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है जो कैंडिडेट जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स होंगे वो जीत जाएगा। भले उसके पास 50% से कम है लेकिन वो जीत जाएगा। एग्जाम्पल, गुरमत ने वोट जीते थे, अभी हमने एग्जाम्पल देखा था 12/33 से इन क्लास इलेक्शन। ये क्या इलस्ट्रेट करता है? फर्स्ट पास द पोस्ट, जिसके वोट ज्यादा वो विनर, वो लीडर। ओके, अब एक चीज जो आपको याद रखनी है, जो स्टेट असेंबलीज है उसको हम हिंदी में विधानसभा बोलते हैं और नियम सभा बोलते हैं। ओके, इन दोनों चीजों को आप याद रखोगे। अब गवर्नमेंट बनती कैसे? मैम आप हमको ये और बता दो। बिल्कुल बताते हैं। जो पार्टी रहती है या फिर जो कोalition होता है, गठबंधन होता है, विथ मेजॉरिटी सीट्स फॉर्म्स गवर्नमेंट, यानी कि जो जीतता है वो गवर्नमेंट को फॉर्म करता है। तो नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर बनता है, स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर बनता है। और कोलिशन का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज एक साथ अपनी पूरी पार्टी बनाती हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कोलिशन। जब कोई एक पार्टी ज्यादा नंबर से नहीं जीतती है बट अगर उससे दूसरी पार्टी मिल जाए तो वो तीसरी पार्टी को हरा सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? कोलिशन कहते हैं। तो अब आपसे सवाल कोई करेगा ना कि ये बता दो एमपी क्या होता है, तो मध्य प्रदेश जाके मत बोल देना। बोलना कि अगर आप वोटिंग के मामले में पूछ रहे हो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी के मामले में पूछ रहे हो, अगर आप लोकसभा के बारे में पूछ रहे हो, तो मैं बता सकती हूँ कि ये अपने आप को नेशनल पार्लियामेंट में एज अ रिप्रेजेंटेटिव खुद को खड़ा करते हैं। और अगर आपसे कोई बोले एमएलए क्या होता है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं आपको स्टेट असेंबली में। बेसिकली आपने इनको चुना है। इमेजिन करो, आपने इनको चुना है, आप सबने मिलकर इनको चुना है कि भाई अब तू जा, अब तू लोकसभा में खड़ा हो, अब तू विधानसभा में खड़ा हो और हमारे लिए तुम बोलोगे, तुम हमको रिप्रेजेंट करोगे। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेशनल लेवल पे हो गया और एमएलए कहां पर हो गया? स्टेट लेवल पर हो गया। ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है। अब यहां पर एक बहुत प्यारा कार्टून या फिर कह सकते हैं स्केच बना हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एमपी एंड एमएलए? एमपी रिप्रेजेंट करता है हमको नेशनल पार्लियामेंट में, एमएलए रिप्रेजेंट करता है हमको स्टेट असेंबली में, और उन दोनों को इलेक्टोरल प्रोसेस के द्वारा चुना जाता है, बट ये डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नेंस पे काम करते हैं। अगर कोई पार्टी या फिर कोई कोलिशन जीतता है मेजॉरिटी ऑफ सीट्स को लोकसभा में, तो ये नेशनल गवर्नमेंट पे बनता है और इनका जो लीडर बनता है वो होता है पीएम। और सेम यही चीज अगर स्टेट असेंबली में होती है, विधानसभा में होती है, नियम सभा में होती है, तो इनका जो लीडर बनता है सीएम। ओके, तो आप कैसे याद रखोगे कि ठीक है, अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट में अगर कोई जीतेगा तो वो एमएलए होंगे सारे, और वो एमएलए किसी एक को चुन के सीएम बना देंगे। ठीक है, और वहीं पे अगर हम नेशनल लेवल की बात करेंगे तो नेशनल लेवल पे क्या होगा? नेशनल लेवल पे मैम आपने बताया था कि एमपी होगा, और एमपी किसको चुनेगा? पीएम को चुनेगा। आप ये चीज याद रखोगे। ओके, और ये सब आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि आपने इनको चुना है या फिर फ्यूचर में आप इनको चुनोगे। ठीक है, और कोलिशन क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज अपनी सरकार बनाती हैं तो वो क्या हो जाता है? कोलिशन गवर्नमेंट हो जाती है। ठीक है ना। चलिए, राज्यसभा। अब राज्यसभा की बारी होती है। राज्यसभा होता है द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यहां के मेंबर्स होते हैं एमपीज, जो कि इनडायरेक्टली चूज किए जाते हैं एमएलए के द्वारा। ओके, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल्स को।
12 डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल्स को 245 टोटल मेंबर्स, सीट अलोकेशन बेस्ड ऑन स्टेट पॉपुलेशन। सीट कैसे दी जाती है? हर राज्य के हिसाब से दी जाती है, जिस राज्य में जितनी पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से सीट डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। राज्यसभा इज इक्वल टू परमानेंट हाउस। यहां पे एक चीज हमेशा याद रखना, राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। हमेशा याद रखना, आप मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, हमेशा हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। और यहाँ पे वोटिंग किसका इस्तेमाल करती है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का, जो कि इंश्योर करता है फेयर रिप्रेजेंटेशन को। तो राज्यसभा कभी डिसॉल्व क्यों नहीं होती? राज्यसभा कभी खत्म क्यों नहीं होती? राज्यसभा चलती क्यों रहती है? क्योंकि वहां पे गवर्नेंस में कंटिन्यूटी रहती है। सिर्फ 2 साल में 1/3 रिजाइन करते हैं, या फिर मैं कहूँ रिटायर होते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वो कंटिन्यू चलता रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि सब एक साथ रिटायर हो जाते हैं, एक साथ कभी रिटायर नहीं होंगे। 1/3 होते वहां पे काम करता है। ओके, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कैसे होता है? जो आपका इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वो उसमें क्या क्या होता है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। अब तो समझ में आ गया कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। एमएलएस कहां से होते हैं? स्टेट से होते हैं, यूनियन टेरिटरीज से होते हैं। अब जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, ये इंश्योर करता है कि सपोर्ट उसको सेंट्रल से भी मिलना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट से भी मिलना चाहिए। अब यहां पर क्या क्या इन्वॉल्व नहीं होगा? नॉमिनेटेड एमपीज एमएलएज यहां पर इन्वॉल्व नहीं होते, लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स यहां पे इन्वॉल्व नहीं होते, और ये इंश्योर करता है डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वोट। ओके, तो वाई आर कॉमन पीपल नॉट इन्वॉल्व? मैम लेकिन आपने कहा था कि लोकसभा में इन्वॉल्व हो रहा है, आपने ये कहा था कि विधानसभा में इन्वॉल्व हो रहा है, पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में ये लोग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए हम लोग क्यों अलाउड नहीं है? आपने उसका इलेक्शन करवाने के लिए आपने लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज को बुला लिया, स्टेट यूनियन टेरिटरीज के एमएलएस को बुला दिया, लेकिन बाकी लोगों को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करता है नेशन को इनडायरेक्टली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। देखो, प्रेसिडेंट को चुन तो वही लोग रहे ना जिनको हमने चुना है। हमने एमएलएस चुने, हमने एमपीज चुने। अब वो उनका काम है कि अब वो जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उसको वो लोग चुने। तो हमने मेन अपना काम कर दिया कि ठीक है, अब तुम लोग को हमने चुना है, अब तुम अच्छा प्रेसिडेंट तुम लोग चुनोगे। तो वो वाला काम कौन करता है? एमपीज और एमएलएस हमारे लिए कर देते हैं। ओके, चलिए अब आता है वाइस प्रेसिडेंट की बारी। उसका इलेक्शन कैसे किया जाता है? तो फिर से मैं इलेक्टोरल कॉलेज की बात करूं तो वहां पे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड एमपीज दोनों रहते हैं, दोनों हाउसेस से। देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे नॉमिनेटेड एमपीज अलाउड नहीं थे, बट यहाँ पे आपको नॉमिनेटेड एमपीज मिल रहे हैं, और यहाँ पर भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है, और ये प्रेसिडेंट की तरह बिहेव कर सकता है जब प्रेसिडेंट कभी भी अपनी ड्यूटीज नहीं कर पाता है किसी वजह से, तो वहां पे वाइस प्रेसिडेंट आ सकता है। तो वाइस प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि वो लीडरशिप में कंटिन्यूटी की इंश्योरिटी देता है और राज्यसभा को पूरे तरीके से मैनेज कर रहा होता है। इसके बारे में चैप्टर 6 में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो। ओके, तो राज्यसभा द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसे आपको पूरा ढंग से याद रखना है। राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड किसके द्वारा? एमएलएस के द्वारा, इनडायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा, और प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल्स को। ओके, सो एमएलएस वोट इन इनडायरेक्ट इलेक्शंस एंड इलेक्ट करता है 233 राज्यसभा मेंबर्स को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को। सीट एलोकेशन की बात करें तो ये बेस्ड रहता है स्टेट पॉपुलेशन पे। जितना ज्यादा पॉपुलस स्टेट रहेगा उत्तर प्रदेश, उसके पास उतनी ज्यादा सीट्स रहेंगी। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी रहता है, ठीक है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years, इंश्योरिंग कंटिन्यूटी, ये हमने देखा था। और एमएलएज हमेशा सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, रैंकिंग कैंडिडेट्स बाय प्रेफरेंस। प्रेफरेंस के हिसाब से आप क्या करते हो? कैंडिडेट्स को रैंक करते हो। फाइन, चलिए अब इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम में चैलेंजेस क्या क्या है? की चैलेंजेस क्या क्या थे? इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन इलेक्शंस, यानी कि जो बहुत वेल्दी कैंडिडेट्स हैं, जिनके पास बहुत पैसा था,
वो अनफेयर एडवांटेज ले रहे थे, वो किसी ना किसी तरीके से बाकी लोगों को अपनी चालाकी में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। देखो हमारे पास इतना पैसा है, इसको भी खरीद लो, इसको भी खरीद लो, इसको इतना पैसा दे दो, वो हमको तो वोट दे ही देगा। जो कैंडिडेट्स जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स था उन्होंने भी बहुत अफेक्ट किया। गुंडागर्दी चल रही है, सबको मार गिरा रहे हैं, लेकिन तभी भी वो डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर रहे थे कि यार ऐसा व्यक्ति कैसे कोई बन सकता है। ठीक है, वोटर एपैथी स्पेशली इन अर्बन एरियाज, बहुत सारे एलिजिबिलिटी जो वोटर्स को मिलती है वो वोट नहीं करते। उनको लगता है ठीक है ना, मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, बट ऐसा सोचने वाले अगर 100 लोग भी हो गए तो मान लो 100 वोटों का फर्क कितना डिफरेंस दिखा देगा। इसलिए वोट दो, अगर नहीं देना तो नोटा को दो, पर वोट हमेशा देना जरूरी है। आप लोग जब भी 18 के होगे, 18 प्लस होगे तो वोट दोगे और सही तरीके से दोगे। ओके, तो वोटर अवेयरनेस इंपॉर्टेंट क्यों होती है, ये आपको 8th क्लास से ही क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अवेयर वोटर इंश्योर करता है फेयर, रिस्पॉन्सिबल और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को। फाइन, चलिए अब आगे की बात करी जाए, आगे के रास्ते की बात करी जाए, तो आप डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन करोगे। वोटर्स को एम्पावर करना है इंफॉर्मेशन देके, एजुकेशन देके, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आप सीखो ये चीज़ें, आप थोड़े ना सक्षम बनो, आप समझो कि नहीं, अगर कोई आपके सामने भी गलती करता है तो उसको भी समझाओ कि ऐसा नहीं करना है, हमें अपने भारत देश को आगे बढ़ाना है, तो हमको कोई ऐसा लीडर चुनना होगा जिसको और आगे लेके जाएगा। मीडिया कैंपेन्स को कंडक्ट करना है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करना है, एनजीओज के साथ काम करो, जिनको नॉलेज नहीं उनको जाके नॉलेज दो। अगर आप इतने ब्लेस्ड हो तो आप दूसरों को नॉलेज तो दे ही सकते हो। स्पेशली यूथ को तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबली वोट करना चाहिए, इसलिए आप ये चीज़ पढ़ रहे हो। समझ आया? तो हमेशा याद रखो, वोट करने से पहले हमेशा सही सवाल करो और उसके बाद रिस्पॉन्सिबल वोट दो। हर किसी को वोट नहीं देना है। तो हमने क्या क्या सीखा यूनिवर्सल फ्रेंचाइज और ईसीआई के बारे में। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कॉर्नरस्टोन है इंडियन डेमोक्रेसी का। वोटिंग हमारा राइट है, वोटिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको प्लीज सीरियसली लेना। इंश्योर करो कि सारे एलिजिबल वोटर्स पार्टिसिपेट करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि सारे इलेक्शंस को देख रही होती है। डेमोक्रेसी को वोटर विजिलेंस और अवेयरनेस की बहुत बहुत जरूरत है। अगर सबको नॉलेज मिलेगा तो डेमोक्रेसी बहुत पीक पर जाएगी। तो क्वेश्चन है कि हाउ कैन ईच वोटर कंट्रीब्यूट टू अ स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। कैसे सारे वोटर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी की तरफ जा सकते हैं? रिस्पॉन्सिबली वोट करके। स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, आपको नॉलेज होना चाहिए कौन सी पार्टी कैसी है, कौन सा लीडर कैसा है, और आपको भी अवेयरनेस फैलानी चाहिए। बस इतना ही था हमारा चैप्टर 5। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें क्या निकली? इंपॉर्टेंट चीजें ये निकली है कि हमको बहुत अच्छे से समझना है कि वोट देना जरूरी है, सबको देना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई दिखता है जो वोट नहीं देता है, 18 साल का है, उससे ज्यादा बड़ा है, तो प्लीज प्लीज उनको बोलिए वोट करिए। हमारे देश को बहुत आगे ले जाना है। आप हमारे फ्यूचर हो, आप अभी यूथ हो, कुछ साल में आप लोग बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, अपने देश की लीडरशिप को चुन पाओगे। तो बिल्कुल इस चैप्टर को पढ़ना है, अच्छे नंबर लाना है, वो सब अपनी जगह है, फैक्ट्स पता होना चाहिए, वो भी अपनी जगह है, लेकिन इसको लाइफ में भी अपनाना है। लाइफ अच्छी हो जाएगी, लाइफ झिंगालाला हो जाएगी। ठीक है, चलिए, सो बी रिस्पॉन्सिबल और बहुत मेहनत करिए। और कोई भी डाउट हो तो क्या करना है? बिंदास कमेंट करना है, बिल्कुल पूछना है। आपके मन में जो भी है, जो भी चीजें हैं, कोई नई सीरीज लेकर आनी है एनसीईआरटी की, सीबीएसई की, बिल्कुल बिल्कुल मुझे बताइए। हम बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। और अब मिलेंगे चैप्टर 6 के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई भी डाउट है तो मेरी इंस्टा आईडी वहाँ पर मेंशन है, आप बिल्कुल वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके साथ हम सारी चीज़ों को, जितने प्रॉब्लम्स उनके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।